ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं वेक्टर के बारे में, है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? विच क्वांटिटी इज कॉल्ड एज ए वेक्टर? So the quantity which has both magnitude and direction. नहीं, इसके अलावा वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नहीं होता है, उसके अलावा भी एक प्रॉपर्टी होती है। So वेक्टर लॉ फॉलो करेगा। हाँ, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है कि पहली चीज है वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसका कि कुछ मैग्नीट्यूड हो, है ना। एंड दूसरी चीज ये होती है इट मस्ट possess सम डायरेक्शन, है ना। और थर्ड है फॉलो रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, कि वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को भी फॉलो करना चाहिए आपको, है ना, कि फॉलो द रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। बिल्कुल सही है। तो रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा अगर फॉलो नहीं करती है तो वो क्वांटिटी फिर वेक्टर नहीं हो सकती है ना। तो रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को भी इसको फॉलो करना चाहिए। लाइक इफ आई आस्क व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, whether electric current is a vector or scalar? So वेक्टर। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है भाई? So वेक्टर। नहीं, इससे स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज एन स्केलर क्वांटिटी, इसलिए स्केलर क्वांटिटी होती है। इट डज हैव सम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट इट डज नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, है ना। कि इलेक्ट्रिक करंट का कुछ सेंस ऑफ डायरेक्शन भी होता है, प्लस उसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन वो वेक्टर अलजेब्रा के रूल को फॉलो नहीं करती है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना। क्यों स्केलर है? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो रूल्स, है ना। कि भाई इसमें हमेशा क्या होगा, जैसे कोई वायर है, इस तरह से वायर में अगर कोई I1 करंट आ रही है और इधर अगर वायर से कोई I2 करंट जा रही है, तो यहाँ पे करंट अगर आपसे कोई आई बोले तो आई की वैल्यू हमेशा I1 प्लस I2 होगी। ये तो सिंपल अलजेब्रा है ना, कि यहाँ से 3 आ रहा है, यहाँ से 4 आ रहा है, तो 7 होगा, है ना। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता है ना। हाँ, ट्राइंगल लॉ या बाकी कोई भी लॉ फॉलो नहीं होता है। ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ को ये फॉलो नहीं करती है ना। मतलब ये जो आई इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा, है ना, बताएंगे बेटा वो भी, दैट विल डिस्कस दोस थिंग्स, सब कुछ आएंगे धीरे धीरे, है ना। तो यहाँ से I1 की वैल्यू आ गई, ये I2 की वैल्यू आ गई, और ये आई चला गया, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेसिकली आपकी I1 प्लस I2 हो गया, है ना। तो ये आपका आ जाएगा। तो ये क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को ये फॉलो नहीं करती है ना। ये टेंसर रैंक कहाँ से आपके दिमाग में आ गया दिव्य, अभी से अभी ये फटाफट? हाँ तो जब तक मेरी आईजीएसवी क्लास नहीं होती नहीं थी ना पेस की, हाँ। तो सर मैं लाइक यूट्यूब पे किसी के लेक्चर्स देख रहा था, तो सर उनने थोड़ा वो करवाया था सर। अरे अरे, छोड़ दो उसे, मत देखो, ओके सर। है ना। वो क्या हो ना, फिर नहीं तो हम मिसगाइड हो जाएंगे पास से, है ना। तो वो मैं कभी जब रिलेवेंट होगा तो बताऊंगा उसमें। ओके सर, अब तो मैंने छोड़ दिया तो जब से हाँ, क्लास अब नहीं खत्म पढ़ना, हुई। अब ये सब चीज यूट्यूब के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ो। नहीं, वो तो एक से एक चीज होती है उसमें, है ना। ये आप आ गया राइट, अभी एकदम प्रिसाइज टू द सिलेबस। जब जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो ना, या जो आपका एम है, उसके सिलेबस पे फोकस करना चाहिए। वैसे तो फिजिक्स बड़ी वास्ट है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेसिकली आपका I1 प्लस बेसिकली आपका I2 होगा। इसमें ये क्या एंगल है, इससे क्या फर्क पड़ता है? एंगल कोई भी हो, आई इक्वल टू हमेशा क्या होगा बेसिकली आपका I1 प्लस I2 होगा। तो ऐसा तो सिंपल अलजेब्रा होता है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ये आप जानना थोड़ा सा। तो वेक्टर क्वांटिटी में आपको होता है कि कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है ना। और हम दूसरा अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करूं तो वी कैन रिजॉल्व द वेक्टर। ये मैंने सब सिखाया हुआ आपको, रिजॉल्व वेक्टर, कि हम वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं। वेक्टर को रिजॉल्व करने का मतलब होता है उसके कंपोनेंट्स निकालना। क्या था कि अगर कोई भी इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सेस है ना, कि भाई ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस आपको दिया हुआ है ना, कि आपका वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है, और यहाँ पे अगर कोई भी वेक्टर हमने प्लॉट कर लिया, कि सपोज इसका मैग्नीट्यूड कुछ ए है और ये एंगल इसका थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एक्स, है ना। तो जो ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो ए कॉस थीटा हो जाएगी, और यहाँ से मैं एक वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, तो जो ए वाई होगा, है ना, इसकी वैल्यू आपकी ए साइन थीटा हो जाएगी, है ना। ए एक्स आपका ए कॉस थीटा हो गया और ए वाई की वैल्यू क्या हो गई बेसिकली आपकी ए साइन थीटा हो गई,
है ना। तो जस्ट आपने लिख दिया कि वेक्टर को हम इस तरह से क्या करते हैं, बेसिकली आपका रिजॉल्व करते हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रिजॉल्विंग, उसके कंपोनेंट में स्प्लिट करना। तीसरी चीज आपने सीखी थी, दैट इज द ट्राइंगल लॉ, है ना। तो ट्राइंगल लॉ जस्ट आपने ये सीखा था कि अगर किसी भी दो वेक्टर के दो साइड्स, दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो उसकी क्लोजिंग साइड होगी उन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा, है ना। कि जो सी वेक्टर होगा, दिस इज द सिंपल, दिस इज इक्वल टू द ए प्लस बी, है ना। ये आपका ट्राइंगल लॉ था कि अगर ए और बी को हम ऑर्डर में ले लें तो सी वेक्टर जो कि अपोजिट ऑर्डर में होगा, वो इन तीनों का क्या होगा, दोनों का क्या होगा, बेसिकली आपका वेक्टर सम हो जाएगा। तो वी कॉल एज ए ट्राइंगल लॉ, ये आपका ट्राइंगल लॉ होता है। तो सर बताओ। तो जैसे कि लाइक ट्राइंगल लॉ में हम एक की हेड पे दूसरे की टेल रखते हैं, तो सर हाँ, इसमें और दोनों की टेल को साथ में रखने में कोई डिफरेंस होता है? डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है। अगर दोनों के टेल साथ में रखेंगे ना, तो फिर वो ए प्लस बी नहीं, ए माइनस बी आ जाएगा। अगर दो वेक्टर के टेल आप साथ रख के ज्वाइन करोगे ना, तो फिर ए माइनस बी आ जाएगा। ऐसे जैसे मैंने बोला ये ए वेक्टर है और ये अगर आपका बी वेक्टर है, तो ये जो वेक्टर होगा वो ए प्लस बी नहीं होगा, है ना। कि अगर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो ये वाला जो वेक्टर हो जाएगा वो आपका ए माइनस बी हो जाएगा, है ना। तो दो वेक्टर के अगर टेल को ज्वाइन कर दो, तो जो थर्ड वेक्टर दोनों को ज्वाइन करता है वो ए माइनस बी हो जाता है। लेकिन नॉर्मल हम इसी को ध्यान रखते हैं कि भाई एक ऑर्डर में आपने ऐड किया तो क्लोजिंग साइड अपोजिट ऑर्डर में क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका ए प्लस बी हो जाएगा। तो लेकिन पैरेललोग्राम में, लॉ में तो हम दोनों की टेल को ही रखते हैं ना। हाँ, पैरेललोग्राम में, क्योंकि उसमें नॉर्मली हम जो इस तरह से साइड नहीं लेते थे ना, उसको आप शिफ्ट करके ज्वाइन कर देते थे। अभी आते हैं पैरेललोग्राम पे, शिफ्ट करके उसको ले आते थे। पहले आप इसको लिख लो कि अगर ऐसे टेल ज्वाइन करके लेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको ए प्लस बी आएगा ट्राइंगल लॉ में। पैरेललोग्राम में क्या होता था मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसे। और सर लाइक आपने लाइक इसकी हम डायरेक्शन भी कैसे देखेंगे ट्राइंगल लॉ में? ट्राइंगल लॉ में डायरेक्शन मतलब, तो मैं कि जो तीसरा वेक्टर रहेगा वो किस डायरेक्शन की तरफ होगा? डायरेक्शन मैंने बताया ना कि पहले के टेल और लास्ट के हेड को ज्वाइन करने वाली लाइन है। डायरेक्शन, ये डायरेक्शन आता हो गया कि अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो जो क्लोजिंग सी वेक्टर होगा वो डायरेक्शन के साथ ही तो आ रहा है। तो सर लाइक जैसे कि आपने जिस तरफ एरो बना रखी है सी के ऊपर, उस डायरेक्शन में होगा या फिर दूसरी डायरेक्शन में होगा, इसी नहीं, डायरेक्शन? उसी तरफ होगा, उसी तरफ होगा जो सी में एरो बना हुआ है, ओके सर। डायरेक्शन हो जाएगी इसकी। कि भाई ए और बी को आप ऑर्डर में ऐसे लगा दो हेड टू टेल में, और पहले की टेल और लास्ट की हेड को ज्वाइन करके इस तरह से लगा दो, तो ये एरो डायरेक्शन को ही शो कर रहा है सी वेक्टर के, है ना। तो सी वेक्टर की किसको शो कर रहा है, बेसिकली आपके डायरेक्शन को, है ना। तो ये आपका ट्राइंगल लॉ है, ना। इसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ पे। तो जो इसमें आपका फोर्थ लॉ है, दैट इज योर पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ हमने यूज किया था मोर देन टू वेक्टर्स के लिए, जो कि ट्राइंगल लॉ का ये क्या होता था, बेसिकली आपका एक्सटेंशन था, है ना। कि पॉलीगॉन लॉ जो था वो ट्राइंगल लॉ का ही बेसिकली आपका एक्सटेंशन था, कि हम कोई भी दो वेक्टर, दो से ज्यादा वेक्टर ले सकते हैं। कि सपोज आपने बोला कि भाई ए कोई ए वेक्टर है, इसके हेड से बी की आपने टेल को लगा दिया, ये बी वेक्टर हो गया, ये आपका हो गया बेसिकली आपका सी वेक्टर, है ना। और ये आपका हो गया डी वेक्टर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबका सम कितना हो जाएगा, तो पहले की टेल और लास्ट के हेड को ज्वाइन कर दो, तो ये जो ई वेक्टर होगा ना, जो कि अपोजिट ऑर्डर में आपने लिया है, इन सब का ये सम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि ई वेक्टर इक्वल टू जो हो जाएगा वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज ए थर्ड पॉलीगॉन लॉ, पॉलीगॉन लॉ, है ना। तो ये आपका पॉलीगॉन लॉ हो जाएगा। और एक चीज है कि हम सब में सम कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन का कोई स्पेशल रूल नहीं होता है। हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन इज द एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर। सब्ट्रैक्शन इज एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर। कि भाई किसी वेक्टर को अगर नेगेटिव करके, नेगेटिव करने का मतलब उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दो, उसको जब हम ऐड करते हैं तो उसी को सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो सब्ट्रैक्शन इज द एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए सब लॉ यूज कर सकते हैं, बस उसमें उल्टा करके आपको लगाना होता है। नेगेटिव वेक्टर बना के ऐड कर दो तो दो वेक्टर क्या हो जाएंगे, सिर्फ आपके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये आपका पॉलीगॉन लॉ हो गया। इसी को मैंने बोला था कि भाई अब ये तो सब ग्राफिकल चीजें हैं ना,
भाई ये डायरेक्शन जो हो रही है वो किस डायरेक्शन में है। तो इसी का जो एनालिटिकल मेथड था कि जिससे फॉर्मूला हम जानते थे उसको हम बोलते थे पैरेललोग्राम लॉ, है ना। तो पैरेललोग्राम लॉ में जस्ट अपने हेड टू टेल ऐसा ले लिया, है ना। तो इस तरह से आपने बोला कि भाई ये कोई आपका कोई वेक्टर है और एक वेक्टर आपका ये है, दूसरा वेक्टर आपका ये हो गया। ये जो वेक्टर है दिस इज सपोज सम वेक्टर ए, है ना, और ये वेक्टर आपका कोई बी है। तो आपने बोला ये टेल ज्वाइन कर रहे हैं हम इसका ना, वही तो चीज है ना। हम जब मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि इसका रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर होगा, आई एम नॉट सेइंग, है ना, क्योंकि ये वाला वेक्टर लेंगे तब तो वो ए माइनस भी आ जाएगा। हम क्या करते हैं इसको शिफ्ट कर देते हैं, भाई इसको पैरेलली शिफ्ट करके हम यहाँ ले जाते हैं ट्राइंगल लॉ लगाने के लिए। ट्राइंगल लॉ लगाने के लिए हम पैरेलली यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, भाई बी को पैरेलली शिफ्ट कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब बी को आप पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो फिर हेड टू टेल ही तो हो गया वो। भाई यहाँ पे दोनों के टेल ज्वाइन है, अगर बी को मैं पैरेलली इसके आगे लगा दूं तो अब ये हेड टू टेल ही तो आ गया। या ए को पैरेलली मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं, वो हेड टू टेल अरेंजमेंट में ला। पैरेललोग्राम का पर्पज ही है कि उसको हेड टू टेल में शो करना, तो हेड टू टेल अरेंजमेंट में आ गया। तो आपने बोला था अगर ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो जो पहले के टेल और लास्ट के हेड को ज्वाइन करेगा वो आपका ए प्लस बी वेक्टर हो जाएगा, है ना। तो बीच में आप एक डायगोनल बना लेते थे और ये जो डायगोनल था वो आपका ए प्लस बी वेक्टर हो जाएगा, है ना। दिस डायगोनल इज द ए प्लस बी वेक्टर, ये आपका आ गया, है ना। वही बात है कि अगर मैं बीच वाला ये वाला लेता तो ये चीज ए माइनस बी हो जाती, कि अगर मैं ये दूसरे डायगोनल को लेता तो ये ए प्लस बी नहीं होता। बिना शिफ्ट किए हुए अगर मैं सीधे ए ले लेता ऐसे, तो ये वाला वेक्टर जो होता है वो ए माइनस बी हो जाता है ना। कि ये जो वेक्टर होता है दिस इज योर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, है ना। तो वही चीज निकालना होता है कि अब हम देखते हैं कि भाई जो ए और बी में अगर एंगल थीटा है ना, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए प्लस बी इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो रिजल्टेंट का मतलब हम निकालना चाहते हैं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ए एंड बी। तो इसका सीधे फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है बेसिकली आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हो जाता है ना। कि इसका जो ये लेंथ होगी, ये लेंथ हम ट्रिग्नोमेट्रिकली निकालते हैं कि अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है तो ये आपको हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, बेस्ड ऑन द थीटा, है ना। कि थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री होती है तो उस टाइम रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है ना। कि थीटा अगर 0 पुट करेंगे तो रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी हो जाएगी, सिंपल। जब थीटा आपका 180 डिग्री होगा उस टाइम कॉस थीटा मिनिमम होता है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू मिनिमम होती है ए माइनस बी। और ए और बी के रिजल्टेंट की वैल्यू बेस्ड ऑन द थीटा ए माइनस बी और ए प्लस बी के बीच में कुछ भी हो सकती है ना। ए प्लस बी से ज्यादा नहीं हो सकती, ए प्लस बी से कम नहीं हो सकती, इसके बीच में थीटा के ऊपर कोई भी वैल्यू आ सकती है। जो कि इलेक्ट्रिक करंट में ऐसा नहीं था ना। इलेक्ट्रिक करंट में अगर मैं ऐसा करता कि एंगल चेंज कर देता तो क्या फर्क पड़ता है, इसमें तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता है कि दो चीजें सम हुई तो एंगल चेंज करोगे तो रिजल्टेंट भी चेंज होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट इस रूल्स को फॉलो नहीं करता, इसलिए वो जो क्वांटिटी है वो कौन सी है बेसिकली आपकी स्केलर है। ये आपका क्या से आर मैक्सिमम की वैल्यू आपकी सिंपल ए प्लस बी होगी और आर मिनिमम क्या हो गया बेसिकली आपका ए माइनस बी होगी। जब हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। कि जब थीटा 90 पुट करेंगे, थीटा 90 का मतलब दोनों परपेंडिकुलर होंगे, है ना। तो उस टाइम आपको होता है कॉस 90 जीरो हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी। तो थीटा के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। सर
हाँ बताओ। सर हम लाइक किसी भी वेक्टर को पैरेलली कहीं पे भी ले जा सकते हैं, उसमें कहीं कोई भी कोई डिफरेंस फर्क नहीं नहीं, है? कोई डिफरेंस नहीं आता। वेक्टर को पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर दो, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई ना, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई तो वैसे ही रहेगा वो वेक्टर। डायरेक्शन चेंज कर दी तो बिल्कुल उसका मैग्नीट्यूड में, सॉरी, डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में फिर भी फर्क नहीं है। हाँ नहीं, उससे तो पैरेलल शिफ्ट करोगे तो डायरेक्शन चेंज कभी होगा ही नहीं ना। जैसे कोई वेक्टर अगर वर्टिकल है, पैरेलल कहीं भी ले जाओ तो वर्टिकल ही रहेगा। तो वेक्टर को पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ओके सर। उठा के हम पैरेलल यहाँ ले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको यहाँ उठा के यहाँ ले गए, तो यहाँ पे आप इसको लिख भी दो, है ना, कि वेक्टर, है ना, कैन बी शिफ्टेड पैरेलल, पैरेलल टू इटसेल्फ, पैरेलल टू इटसेल्फ, है ना। तो ये तो फॉर्मूला आपने लिखा, एक चीज उसमें फॉर्मूला और भी लिखा था कि जो रिजल्टेंट होगा वो इस ए प्लस बी जो होगा, ये ए से कुछ अल्फा एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे एक टेन अल्फा का फॉर्मूला भी होता है। टेन अल्फा की वैल्यू होती है बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये दोनों फॉर्मूला हम यूज करते हैं। एक तो ये वाला फॉर्मूला आ गया, है ना, पहले बताया भी होगा मैंने इसके बारे में, है ना, कि ये तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया कि इस लाइन की लेंथ कितनी होगी, और फिर वो लाइन रिजल्टेंट कुछ एंगल भी तो बना रहा होगा ए से, वो एंगल यहाँ से हम निकाल लेंगे, टेन अल्फा की वैल्यू। इन दोनों फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। नहीं, अल्फा, अल्फा बीटा मैंने कहाँ यूज किया, मैंने तो कुछ यूज किया नहीं है, मैं तो सिर्फ अल्फा ही यूज किया है। अल्फा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट। जो अल्फा यहाँ पे एंगल है ना, अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट वेक्टर, कि जो दोनों ए प्लस बी है उसके बीच का एंगल आपका अल्फा है ना। बीटा नहीं, वो बी है बेटा, वो बीटा नहीं है बल्कि बी वेक्टर है वो। तो बेसिकली किसी भी वेक्टर का जैसे आपको क्या निकालना होता है, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इससे आ जाएगा, डायरेक्शन इस अल्फा से आ जाएगी, है ना, डायरेक्शन किससे आ जाएगी, जैसे कि आपकी अल्फा से आ जाएगी, लिख लो आप इसे। तो इस तरह से हम ए प्लस भी निकाल सकते हैं। डन। ओके, ठीक है, ये आपका रहेगा। तो ये आपने इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। तो ये आपका पैरेललोग्राम लॉ आ गया, ठीक है ना। अब इसी में अगर आपको ये निकालना है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बस साइन चेंज हो जाता है। कि अगर आपको निकालना है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, है ना, तो ये आपका ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, है ना। के माइनस बी अगर निकालना है तो बीच में माइनस साइन आ जाता है, बीच में क्या आ जाता है, बेसिकली आपका माइनस साइन आ जाता है ना। इसी को कई बार हम ये जो लॉ पढ़ रहे हैं ना, वी कॉल इट एज ए पैरेललोग्राम लॉ, या लॉ ऑफ कोसाइन भी कई बार बोलते हैं इसे, है ना, कि पैरेललोग्राम लॉ को ही कई बार लॉ ऑफ कोसाइन भी बोलते हैं, क्योंकि हर जगह पे कॉस ही यूज हो रहा है ज्यादातर रिजल्टेंट में। तो वी कॉल इट एज लॉ ऑफ कोसाइन, है ना। तो ये डिफरेंस निकालने के लिए हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ये लॉ ऑफ कोसाइन आपने यूज किया है, सेम वे यू कैन यूज द लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइन को समटाइम्स वी कॉल इट एज अ लेमीज थ्योरम, एक ही चीज होती है। लेमीज थ्योरम जब भी हम वर्ड यूज करते हैं तो स्पेसिफिकली फोर्स वेक्टर के लिए यूज करते हैं, और लॉ ऑफ साइन इज जनरल किसी वेक्टर के लिए। तो कभी भी अगर ऐसा दिया हुआ है कि थ्री वेक्टर्स का सम जो है वो अगर जीरो है, पी प्लस क्यू प्लस आर वेक्टर, अगर तीन वेक्टर है उसका सम जीरो है,
है ना। अगर इसका सम जीरो तभी होगा जब ये क्लोज ट्रायंगल बना रहे होंगे। किसी भी तीन वेक्टर का सम जीरो तभी होगा अगर पी वेक्टर ऐसा होगा और आपका क्यू वेक्टर ऐसा होगा, है ना, और आपका आर वेक्टर अगर ऐसा है। जब एक ही ऑर्डर में क्लोज ट्रायंगल बना लेते हैं ना, मतलब तो उसका सम हमेशा जीरो होता है। देखो इसमें ऑर्डर चेंज नहीं हुआ। हेड टू टेल में अगर वहीं पे ले आऊं मैं ऐसे, जहां से स्टार्ट हुए थे सेम ऑर्डर में अगर वहीं पे आ जाए तो पी क्यू एंड आर का सम जीरो हो जाएगा, है ना। तो लॉ ऑफ साइन का मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर का सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाए। तो अगर जीरो होता है तो हम इसको कई बार इसको पैरेलली शिफ्ट करके ना इसको हम इस फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे पी वेक्टर को हमने ऐसे कर दिया और शिफ्ट वगैरह करके सबके टेल को ज्वाइन कर लेते हैं। ये क्यू वेक्टर हो गया, ऐसे आपका ये आर वेक्टर हो गया, है ना। ये आपका कोई आर वेक्टर हो गया, है ना। कि तीन वेक्टर के अगर टेल इस तरह से ज्वाइन हो रहे हैं और इन तीनों का सम अगर जीरो है तो यहाँ पे सिंपल सा लॉ होता है, अगर पी वेक्टर के अपोजिट एंगल ये अल्फा है, क्यू वेक्टर का अगर अपोजिट एंगल ये बीटा है और आर वेक्टर का अगर अपोजिट एंगल ये गामा है, तो साइन लॉ के अकॉर्डिंग पी का जो मैग्नीट्यूड होगा अगर इसको साइन अल्फा से आप डिवाइड करो, है ना, कि भाई पी का मैग्नीट्यूड का अपोजिट एंगल से ये इक्वल होगा क्यू के मैग्नीट्यूड को हम क्यू के अपोजिट एंगल से डिवाइड कर दें साइन बीटा, एंड ये फर्दर इक्वल होगा आर के मैग्नीट्यूड को हम उसके अपोजिट एंगल गामा से डिवाइड कर दें साइन गामा से। तो ये जो लॉ है ना कि पी बाई साइन अल्फा क्यू बाई साइन बीटा आर बाई साइन गामा, है ना, ये जो लॉ होता है इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ साइन। तो कई न्यूमेरिकल्स में ये यूज होगा लॉ ऑफ साइन, है ना, कि लॉ ऑफ साइन कई न्यूमेरिकल्स में क्या होगा, यूज होगा। इसलिए आप ध्यान रखिए कि लॉ ऑफ साइन कई सारे न्यूमेरिकल्स में क्या करेंगे, यूज करेंगे। वैसे उतना ज्यादा आपको यूज नहीं है इसका, लॉ ऑफ कोसाइन ही ज्यादा यूज होगा, लेकिन फिर भी आप इसको जान लेना भाई वेक्टर में लॉ ऑफ साइन जैसे कोसाइन होता है वैसे लॉ ऑफ साइन भी होता है, ये आपका आ जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखना ये चीज हम तभी यूज करेंगे जब तीनों वेक्टर का सम जीरो, है ना, कि सारे वेक्टर का सम अगर जीरो हो तो उसी केस में हम इसको यूज करते हैं, है ना, लिख लो आपसे। डन। ओके, है ना, ये आपका बेसिस, ठीक है ना। तो आपका इस तरह से आ गया कि पी प्लस क्यू प्लस आर का सम अगर जीरो हो तो वी कैन यूज द लॉ ऑफ साइन, है ना, कि लॉ ऑफ साइन इसमें हम क्या कर सकते हैं बेसिकली आपका यूज कर सकते हैं, है ना, कि इसमें लॉ ऑफ साइन हम क्या करेंगे बेसिकली आपका यूज करेंगे, ठीक है ना। ये आपका आ गया, दिस वे वी कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, है ना। तो कहाँ पे यूज होगा, जब यूज होगा तो मैं बता दूंगा। अभी यहाँ पे एक चीज और भी लिख लेना आप इसमें, अगर कोई भी थ्री वेक्टर्स ऐसे हैं, इफ थ्री वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, है ना, मेक्स एन एंगल 120 डिग्री विथ ईच अदर, then their vector sum is always zero. Vector sum is zero. है ना, if three vectors of equal magnitude makes an angle 120 degree with each other, then their vector sum is zero.
कि अगर तीन वेक्टर ऐसे हैं कि इनका इक्वल मैग्नीट्यूड और 120 डिग्री एक दूसरे से बना रहे हैं, तो उसका वेक्टर सम हमेशा जीरो होगा, है ना। ये हमेशा होता है, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेंगे ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्लोज हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है भाई, तो उसको भी आप लिख लो, है ना। तो फिलहाल जो ये सब चीजें मैं लास्ट क्लास में बताई थी, बस लॉ ऑफ साइन हो सकता है नहीं बताया होगा, तो इसी को थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे हम यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं आपको कितना याद है। ठीक है, ये आपका गैस। जैसे अगर मैं कोई क्वेश्चन शेयर करूं इसमें, आई कैन जस्ट शेयर दिस क्वेश्चन, है ना। ये नहीं, ये क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा आपको मैं। हाँ, ये आ गया आपका, ये सब कर चुके हैं हम सारा। ओके, आई विल सेंड यू। अरे कहाँ गया क्वेश्चन यार, क्वेश्चन गुम गया लग रहा है आपके। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अपने बहुत सारे आंसर्स आ गए यार। हाँ, सही है रियांश, योर आंसर इज करेक्ट। दिव्य, योर आंसर इज करेक्ट। एक पार्ट का आंसर सही है आपका, दूसरा भी भेजा है क्या आपने? यस सर। हाँ, वो भी सही है, वो भी सही है आपका, बिल्कुल सही आंसर है ना। ये सब चीजें कर चुके हो आप, पता है इस बारे में। अलजेब्रा तो पढ़ा ही था आपने थोड़ा बहुत, है ना।
भाई डिफरेंस ऑफ वेक्टर का मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, सम का मतलब ऐड करना है। तो अभी तो आपने पढ़ा था कि फॉर्मूला ए प्लस बी का मॉड क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड जो होता है वो इसका फॉर्मूला ये होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बस इसकी वैल्यूज पुट कर दो आप, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 5 × 5, है ना, इंटू आपका एंगल जो होगा दोनों के बीच में 60 डिग्री है, तो कॉस 60 डिग्री आ गया। तो कॉस 60 डिग्री से ये 2 कैंसिल हो गया, और जब ये 2 कैंसिल आ गया ये 5√3 आ गया, है ना, कि आपका 5√3 आ गया। ऐसे ही ए माइनस बी का मॉड ले लेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड, तो ये आपका अंडर रूट ऑफ ये आ जाएगा -2ab cos थीटा। इससे माइनस साइन आ जाएगा, तो बाकी चीजें तो सेम ही है आपका, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर -2 5 स्क्वायर ही हो जाएगा, एंड cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। तो ये पार्ट का आंसर जो आ गया वो 5√3 यूनिट्स आ गए, और डिफरेंस का आंसर 5 आ गया। तो जस्ट आपने पैरेललोग्राम लॉ इसमें यूज कर लिया, लॉ ऑफ कोसाइन या पैरेललोग्राम लॉ, है ना, तो सीधे हम इसको यूज कर सकते हैं इसे। ठीक है, ये आपका गैस। ये मत करो अभी, आप थोड़ा सा ना, जब आप यूनिट वेक्टर पढ़ लोगे तब करना इसे, डोंट अटेम्प्ट दिस। ये भी यूनिट वेक्टर के बाद ही करेंगे, ये वाला भी हम यूनिट वेक्टर के, वैसे इसको कर सकते हो आप, है ना, मैं इसको भी यूनिट वेक्टर पढ़ ही लो फिर करना, देख लेता हूँ। हाँ ये कर सकते हो आप क्वेश्चन, ये वाला थोड़ा सा सोचो। सर जो एंगल ए का बी का दोनों का एक्स के रिस्पेक्ट में है ना, एक्स एक्सिस के। हाँ विथ रेस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस है, ए का भी एंगल एक्स एक्सिस है और बी का भी एक्स एक्सिस है।
हाँ दिव्य, आपका ये आंसर तो सही है ना। एंड रियांश, ये देखना पड़ेगा यार एंगल कितना आ रहा है। एंगल का तो मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ क्या होता है। ठीक होगा वैसे एंगल आपका, देख लेते हैं आंसर। मैग्नीट्यूड तो सही बता रहे हो आप। नहीं एंगल मेंशन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे एंगल मेंशन। डायरेक्शन तो वैसे एंगल से ही आएगा, पर मैग्नीट्यूड के बाद जो एंगल आएगा वो तो डायरेक्शन तो एंगल से ही आएगा। सही बात है, आपका आंसर सही है। डायरेक्शन का मतलब एंगल ही तो होता है, अदरवाइज डायरेक्शन का आपके पास क्या है। चलो मैं बताता हूँ डायरेक्शन मेन कैसे करेंगे हम, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना व्हाट वी विल डू, बेटा ध्रुव आपने दो आईडी से क्यों ज्वाइन किया है? आपका डबल आ रहा है। सर मैंने एक ही आईडी से किया है। तो एक और कौन है ये? दो ध्रुव दिखा रहा है। ओके, अगर मैं अभी ना इसको उसमें डाल रहा हूँ, दो दो ध्रुव आ रहे हैं, इसको उसमें डालते हैं वेटिंग रूम में। अगर आप हो गए तो फिर से मैं ले लूंगा उनको। आप स्टिल हो मीटिंग में अभी? यस सर। अच्छा ठीक है, फिर वो वेटिंग रूम में ही रहने दो। अदर ध्रुव कौन है? हमारे क्लास में तो एक ही ध्रुव है भाई। हाँ, नहीं नहीं, दोनों एंगल एंगल भी बताना है आपको, डायरेक्शन भी बताना है। देखो क्या था कि इसको सॉल्व करने के लिए, है ना, कि इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको जस्ट ऐसा कर लोगे कि दो वेक्टर्स हैं। एक आपका वेक्टर आपका ए हो गया, एक्स एक्सिस है, और ये आपका वाई एक्सिस आ गया, लाइक दैट। ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आ गया, है ना। तो जो वेक्टर ए है, अरे यार व्यास बीच में क्वेश्चन मत पूछो, बताऊंगा यार मैं। स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। ये आपका आ गया। तो ए जो वेक्टर है ना, जिसका कि मैग्नीट्यूड आपका 3 है, ये 20 डिग्री एंगल बना रहा है ना। कि एंगल कितना बना रहा है बेसिकली आपका 20 डिग्री, है ना। ये के वेक्टर आपका जिसका कि मैग्नीट्यूड 3 है वो 20 बना रहा है, और दूसरा जो एंगल बना रहा है वो 110 बना रहा है ऐसे। तो दूसरा जो वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है बेसिकली आपका 110। सही से अगर ड्रॉ कर लेना तो बहुत इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो दूसरा 110 डिग्री बना रहा है आपका ऐसा, ठीक है नहीं। तो एक वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड आपका ये ए वेक्टर हो गया, जो कि यहाँ से 20 डिग्री एंगल बना रहा है, और दूसरा आपका बी वेक्टर हो गया जो कि 110 डिग्री बना रहा है ना। तो आपको बताना है कि ए और बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा। तो बस फॉर्मूला आपको पता होता है कि भाई ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा, है ना, रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट का मतलब ए प्लस बी होता है इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं,
दैट इज द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बस ये तो ध्यान रखना है आपको, भाई एक एंगल 120 है, एक 110 है, तो ए और बी के बीच में एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा ना, मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा होता है वो ए और बी के बीच का एंगल होता है। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। भाई ए स्क्वायर की जो है ना, कि भाई जो ए स्क्वायर की वैल्यू हो रही है ये आपका हो गया अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस आपका 4 स्क्वायर प्लस आपको होता है कॉस 90 जीरो होता है, तो ये पूरा टर्म तो जीरो ही हो जाएगा, मतलब यहाँ से मैग्नीट्यूड तो 5 आ गया, तो भाई रिजल्टेंट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड जो हो गया वो 5 आ गया। बस डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन के लिए हम ये 10 अल्फा वाला फॉर्म, वैसे डायरेक्शन मत लिखो आप, 5 खाली लिख लो, क्योंकि इसने रिजल्टेंट पूछा हुआ है ना, तो डायरेक्शन के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं। अगर किसी को डाउट होगा तो पूछ ले, है ना, कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन बेसिकली आपका क्या होगा, है ना, नहीं तो अंदर से अभी वो आप इसमें कॉम्प्लिकेशन में आ जाओगे। ये हम कर सकते हैं ऐसे, है ना, तो ये 5 आ गया आपका। सर हाँ बोलो। सर सर डायरेक्शन निकालने पे सर tan अल्फा 4/3 आ रहा है, तो अल्फा हाँ की वैल्यू हाँ, क्या वही बात होगी? है ना, वो एंगल अभी आपको नहीं पता है एक्चुअली। टेन अल्फा के जब निकालोगे तो 4/3 आ जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू 53 डिग्री होती यस सर फिर। है ना। अगर 53 में, लेकिन 53 तो ए से एंगल आएगा ना, तो उसमें 20 ऐड भी कर दोगे, तो अल्फा 53 डिग्री विथ ए आ जाएगा। लेकिन विथ एक्स एक्सिस अगर मैं निकालूं कि रिजल्टेंट का कितना होगा एंगल, तो आपका 53 डिग्री प्लस 20 डिग्री भी हो जाएगा, मतलब वो 73 डिग्री हो जाएगा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 5 होगा और उसका एंगल 73 डिग्री होगा विथ एक्स एक्सिस। टेन अल्फा के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया सीधे। टेन अल्फा के लिए अभी तो आपने पढ़ा था, बाई बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, इसको यूज कर लिया, है ना, तो ये थोड़ा सा कर सकते हैं इस वैसे। ठीक है, ये आपको हाँ ये कर लो जरा सा।
अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है इसमें? हाँ ये तो सही है, लेकिन कॉस 15 कहाँ से आ गया इसमें यार? रेंस कॉस 15 तो नहीं आएगा। 15 डिग्री का तो कुछ इसमें आ नहीं रहा है ऐसा। ये चैप्टर है फिजिक्स इन मैथमेटिक्स, है ना? फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स चैप्टर में दिया हुआ सर। एंगल तो सही आ रहा है आपका रेयांश, लेकिन मैग्नीट्यूड मैच नहीं कर रहा है आंसर से। हाँ वो सब कुछ सही है, लेकिन मैग्नीट्यूड में गलत कर रहे हो ना थोड़ा सा। एंगल तो आपका सही आ रहा है। ओके देखता हूँ यार, इतना मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं लग रहा है मुझे। ये बोल रहे ए और बी दो वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है, इफ दे आर इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो 30 एंड 60 है। बना लेते हैं भाई, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना? ये आपका है जो है वो एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है ना? अब इसके बीच में आपका एक वेक्टर ए जो है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो एक वेक्टर जो बना रहा है वो एंगल 30 डिग्री बना रहा है, और दूसरा वेक्टर जो कि सेम मैग्नीट्यूड का है वो 60 बना रहा है, ऐसे है ना? तो दो वेक्टर ए एंड बी ऐसे हो गए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ऐसे। तो आपको तो पहले तो हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं ना। इसको अगर मैं डायग्राम पूरा शो करूं आपको मैं, तो पैरेललोग्राम हम ऐसे ही तो बनाएंगे, ऐसा। ए को शिफ्ट करके इधर ले गए और बी को शिफ्ट करके यहाँ ले आए, है ना? तो उसके बाद ये सारा स्ट्रक्चर आपका ऐसा हो जाएगा। तो जो इसका रिजल्टेंट होगा, है ना, ए प्लस बी, ये बीच वाला ऐसे डायगोनल हो जाएगा, है ना? कि ये वाला वेक्टर जो होगा ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा, इसी को तो रिजल्टेंट बोलते हैं, है ना? अब आपको देखना है कि ए और बी के बीच में एंगल कितना है। तो ये वाला जो एंगल है वो तो आपका 30 डिग्री है, और ये वाला एंगल जो है वो 60 है, तो बीच का एंगल तो 30 हो जाएगा ना, है ना? मतलब जो थीटा क्वेश्चन में लेना है वो 30 डिग्री लेना है। तो अगर थीटा 30 डिग्री हो जाएगा तो आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना? तो ये आपका हो गया 100, प्लस ये भी 100 हो गया, प्लस ये आपका हो गया 200, है ना? एंड यहाँ पे आ गया cos 30। अब cos 30 की कैलकुलेशन आप सही बोल रहे हो, वो √3/2 होती है। तो दिव्य का आंसर ठीक था आपका, ये आपका हो गया 200 प्लस 200, 100√3, ये आपका आ गया।
तो 200 प्लस 100√3 कितना हो जाएगा भाई? पता नहीं आंसर फिर क्यों नहीं आ रहा है भाई, आंसर ये मैच नहीं कर रहा है। ओहो, सही 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 आंसर है, देवांश आपका सही था आंसर। योर आंसर वाज करेक्ट। देवांश आपका आंसर सही था, मैं कुछ दूसरा देख रहा था। सही है, इन्होंने क्या किया ना, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन किया है कि वैसे तो ये भी आंसर सही है, लेकिन जो आंसर दिया है ना वो एंगल के टर्म्स में दिया हुआ है, क्योंकि आपको इतना कॉम्प्लिकेट अब करनी हुई, इसी को छोड़ दो आप ऐसे। या कई बार क्या करते हैं हम इसे, कि ये जो चीज है ना, जब मैग्नीट्यूड सेम होता है तो वो भी फॉर्मूला आप ध्यान रखो कि अगर किसी भी केस में ए और बी अगर सेम दिया हो तो रिजल्टेंट के फॉर्मूला को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, +2ab cos थीटा, है ना। तो अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है तो यहां से आपका 2a² कॉमन आ जाएगा, एंड ये वो आपका आ जाएगा 1 + cos थीटा। और 1 + cos थीटा को ना cos2 थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं। cos थीटा की वैल्यू ये होती है 2 cos² थीटा/2 - 1। ये ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है। cos2 थीटा या cos थीटा को थीटा/2 के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो जब इसको पुट करोगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे फॉर्मूला आपका ये आ जाएगा 2a cos थीटा, है ना। तो जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये भी होता है ना। तो 2a cos थीटा/2 हो जाएगा, तो हम इसमें जो आंसर दिया वो इस टर्म में दिया हुआ है, तो 2 × 10 एंड cos30/2, मतलब ये 20 cos15 यही छोड़ दिया है इसने आंसर, उसने cos15 की वैल्यू नहीं लिखी हुई। तो जब a = b होता है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं 2a cos थीटा/2 सीधे। तो थीटा 30 पुट करेंगे तो ये आपका जाएगा। और जब a और b इक्वल होता है तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू भी थीटा/2 हो जाती है, मतलब अल्फा की वैल्यू 15 डिग्री हो जाएगी, मतलब ये बीच वाला एंगल जो होगा 15 डिग्री का हो जाएगा। ये भी सही आंसर है, इसमें भी कोई गलती नहीं है, ये भी ठीक है, लेकिन जो बुक में आंसर दिया हुआ वो इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं cos15 को, लेकिन फिलहाल ये अभी नहीं करना है आपको इतनी ट्रिग्नोमेट्री। यस, ये तो हाई लेवल की ट्रिग्नोमेट्री है तो। हाँ वो ट्रिग्नोमेट्री अभी नहीं करना है आपको, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स में इतनी ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं पड़ेगी, अदरवाइज सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो आप देखो ये 15 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री हो गया, तो एक्स एक्सिस से एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। तो आपका फाइनल आंसर हो गया कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 20 cos 15 डिग्री एंड मेक्स 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ये जो एंगल बनाएगा वो एक्स एक्सिस से कितना बनाएगा, उसके लिए आपको 45 डिग्री बनाएगा। ये पैरेललोग्राम लॉ हम सारे केस में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका गैस है। हाँ ये भी यूनिट वेक्टर कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये भी तो सेम ही क्वेश्चन है। हाँ ये सब अभी यूनिट वेक्टर वाले आ गए, बिल्कुल सही है। चलो अभी यूनिट वेक्टर की थ्योरी पे हम आ जाते हैं, है ना। नाउ आई कम टू द थ्योरी ऑफ यूनिट वेक्टर, है ना, कि थ्योरी ऑफ यूनिट वेक्टर हम कर लेते हैं इसमें। यार ये कौन बंदा है भाई, बार बार मल्टीपल एंट्रीज से आया जा रहा है, कौन हो आप भाई? अभी रीनेमिंग वाला ऑप्शन ही हटा देते हैं।
अगर ध्रुव बेटा आप अगर वेटिंग रूम में चले जाओ तो फिर मैं आपको वापस ले लूंगा। अभी हो आप मीटिंग में? सर शायद से ध्रुव भी चला गया मीटिंग में। हाँ उसको ले लेते हैं ना। ध्रुव मीटिंग में हो आप? टाइम वेस्ट हो जाता है फालतू में यार। रीनेम वाला ऑप्शन ही हटा देते हैं, रुक जाओ, वेट फॉर अ मोमेंट। सही है, सही बोल रहे हो रेयांश। ठीक है चलो ये करते हैं इसमें, राइट। ये नहीं करना है बेटा क्वेश्चन, ये सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन आपको। तो मैं रुक गया था एक्चुअली। चलो ये कर लो, कोई बात नहीं। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वैसे कर सकते हो उस क्वेश्चन को भी सॉल्व आप, लेकिन अभी आप ये कर लो। ध्रुव आप मीटिंग में आ गए बेटा? यस सर। ओके सही है। कोई आपका रीनेम करके ना बार बार ज्वाइन कर रहा था बच्चा। अगर तो हमारा स्टूडेंट है तो वो आंसर देता ना पूछने पे। इसको कर लो सॉल्व, फिर मैं यूनिट वेक्टर में आता हूँ। ये ठीक क्वेश्चन है। हाँ सही बात है, एक आंसर सही है आपका यहाँ। ठीक है
ये तो आसान क्वेश्चन है बेटा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। एक 3 एंड 4 है, तो अभी तो आपने पढ़ा कि भाई दो वेक्टर के बीच में अगर 0 डिग्री एंगल हो तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो सिंपल a+b होता है। जब आपका 180 डिग्री हो तो रिजल्टेंट की वैल्यू a-b होती है, और जब थीटा 90 डिग्री हो तो रिजल्टेंट की वैल्यू आपकी ये होती है। उसी फॉर्मूले से तो आपने निकाला है। ये तीनों केस ही तो इसमें है। भाई एक का मैग्नीट्यूड अगर 3 और ये 4 है तो 1 कब होगा, बी वाला आ जाएगा। भाई एक का 3 और एक का 4 है तो 4 - 3 1 आ गया आपका। मतलब ए वाले केस में एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो दोनों को सिंपल डिफरेंस करने से जब आ जाए तो मतलब एंगल 180 डिग्री होता है। सेकंड केस में बोल रहा है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट तो ये वाला केस आ जाएगा ना, √4² + 3²। 5 आ गया। मतलब बी वाले का ऑप्शन जो होगा वो 90 डिग्री होगा। एंड a+b है ना, लास्ट वाला 7 यूनिट हो जाएगा, तो 4 + 3 7 हो जाएगा। मतलब सी का आंसर जो होगा वो 0 डिग्री होगा। हाँ? ये तो पता ही होता है आपको, कब a+b होगा, कब a-b होगा, और कब ये पाइथागोरस लगेगा। पाइथागोरस तभी लगता है जब एंगल 90 डिग्री हो, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो 0 180 90 एंड 0 आ गया आपका आंसर, है ना। तो ये चीजें तो बहुत आएंगी आगे भी, तो मैं बताते रहूंगा आपको। फिलहाल मैं अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ वापस से, दैट इज योर यूनिट वेक्टर। उस पर हम आ जाते हैं। ठीक है, चलो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जो आज आपका टॉपिक है, दैट इज योर यूनिट वेक्टर।